ख्वाबों का कारवां अज़्ज़ुमा कुरैशी पार्ट 4। अब्दुल्ला हाउस के शाहाना तर्ज के कमरे में इस वक्त कैंडल्स की धीमी रोशनी जगमग कर रही थी, लेकिन इसके बावजूद माहौल में अजीब सा तनाव था, या फिर कोई बोझ जो सुर्ख उरूसी लिबास में मलबूस बेड के किनारे बैठी मुकद्दस को दिल पर महसूस हो रहा था। मगर वो रिवायती दुल्हनों की तरह शर्माई लजाई सी नहीं बैठी थी। इसके दिल में तूफान उठ रहे थे, मगर इस वक्त चेहरा बेतासुर था। ना कोई खुशी, ना कोई खौफ, बस एक अजीब सा सुकून, जो दरअसल इसमें पनपती खामोश बगावत की पहली झलक था, या कुछ और। वो ईसा अब्दुल्ला के लिए पोर पोर सजी दुल्हन अपने सौगवार हुस्न से लापरवाह सजे सवरे बिस्तर के किनारे बैठी लायानी सोचों में गुम थी। हाथों की मेहंदी का रंग खासा गहरा आया था। खुद साख्ता सरसराती उंगलियों के बाइस चूड़ियां कलाइयों में खामोशी से खनक रही थी। क्या मुझे अपने साथ साथ ईसा की जिंदगी बर्बाद नहीं करनी चाहिए थी? वो गहरी सोचों में महव थी। लेकिन नहीं, ये मेरा फैसला तो नहीं है, दिल ने फौरी नफी की थी। मगर ईसा, इसका सोचते ही दिल अजीब ही लय पर धड़का था। या अल्लाह, मुझे साबित कदम रखना। वो सोशल मीडिया पर पुरानी वीडियोस के थ्रू ईसा अब्दुल्ला के तमाम साबका अफेयर्स के बारे में जान चुकी थी। मगर सच तो ये था कि इसे अब इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह अल्लाह को हाजिर और नाजिर जानकर इसे अपने निकाह में कबूल कर चुकी थी। मगर इसे क्या मालूम था कि किस्मत ऐसा खेल खेल जाएगी। दूसरी जानिब दस्तक के साथ दरवाजा खुला था। वह हड़बड़ाकर सीधी हुई। वो सियाह शेरवानी और सफेद पजामे में मलबूस थकन ज़दा मगर इस बेपरवाह नजर आ रहा था। इसकी आंखों में वही पुरानी बेजारी थी जो मुकद्दस पहले भी कई बार देख चुकी थी। वो अंदर दाखिल हुआ था। शादी मुबारक हो मोहतरमा, आखिरकार तुम कामयाब हो ही गई। वो तंजिया अंदाज में बोला। वो अपनी घड़ी उतारते सोफे की तरफ बढ़ा। मुकद्दस ने कोई जवाब नहीं दिया, बस सर झुकाकर अपने दुपट्टे की झालर से खेलने लगी। अब ये दिखावे की मासूमियत का ड्रामा बंद कर दो मोहतरमा, क्योंकि मुझे तुम्हारे इस सजे सवरे रूप से कोई फर्क नहीं पड़ता। ईसा की दिल दुखाने वाली बातों पर मुकद्दस की आंखों में नमी उतर आई थी। अब ये रोने धोने का ड्रामा बंद करो। तुम बहुत अच्छे से जानती थी कि मुझे इस शादी में कोई दिलचस्पी नहीं थी। मुकद्दस ने गहरी सांस ली, फिर नजरें उठाकर सीधा ईसा की सियाह रंग आंखों में देखा। फिर मजीद गोया हुई। और तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे शादी के लिए मर रही थी? ईसा ने इसके तर्ज खिताब पर लब भींच लिए थे। बिल्कुल, जभी तो मेरे मना करने के बावजूद इस कमरे में मौजूद हो। ईसा ने कंधे उचकाए। मुकद्दस ने लब भींचे। मुझे तुमसे शादी का कोई शौक नहीं था ईसा अब्दुल्ला। अगर मुझे निकाह से पहले इल्म हो जाता कि मेरा निकाह तुम्हारे जैसे शख्स के साथ हो रहा था, तो इसी वक्त मना कर देती। वो शिद्दत से गुर्राई थी। मेरे जैसा शख्स, कहना क्या चाहती हो तुम? इसकी तेवरी चढ़ी थी। कुछ नहीं, वो नाराज़ी से कहती रुख फेर गई थी। वो कितनी ही देर इसका अंदाज़ देखता रहा, फिर सर झटक गया। मेरा बेड खाली करो, मुझे नींद आ रही है। और ये सारा कचरा भी समेटो। इसका इशारा फूल पत्तियों की तरफ था। ये मेरा भी बेड है अब। इसने जताना ज़रूरी समझा था। ओह रियली? तो अब क्या करना है? फिर क्या सच में बीवी बनने का इरादा है? मुकद्दस ने इसके लफ्ज़ों में छुपा मफ़हूम समझकर नफ़रत से इसकी जानिब देखा। खुशफ़हमी से बाहर आ जाओ ईसा अब्दुल्ला। अगर मेरे बस में होता तो मैं कभी मर कर भी तुमसे शादी ना करती। तुम्हारी बीवी बनने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। ईसा ने एक लंबी सांस ली। चेहरे पर वाज़ेह बेज़ारी छा गई थी। चलो, कम से कम एक बात पर तो हम दोनों मुत्तफ़िक हैं। मुकद्दस ने गुस्से से घूरा, जो इसके अंदाज़ो अतवार देखता, एक तकिया और कंबल उठाता, सोफ़े की जानिब बढ़ा। अच्छा, 1 मिनट, तुम कहाँ जा रहे हो? मुकद्दस ने इसे सोफ़े पर कंबल रखते देख अचंभे से पूछा था। मैं नहीं, तुम। मैं? हाँ, हाँ, तुम। क्या मतलब? मैं सोफ़े पर और तुम बेड पर? मुकद्दस ने हैरानी का इज़हार किया। क्यों? तुम्हें सोफ़े पर डर लगेगा, मिस मुकद्दस? मुझे और डर? मुकद्दस तंज़िया हँसी-हँसी। डरने वाली मैं नहीं, तुम हो। जब ये एक बीवी भी बर्दाश्त नहीं हो रही।
ہاں ہاں ہاں، اچھا مذاق ہے۔ عیسیٰ نے پہلے اسے جس انداز میں دیکھا تھا وہ خود جس بزر ہوئی تھی جبکہ وہ کہکا لگا گیا، تم کچھ بھی بولو، میں تمہیں اپنی بیوی نہیں مانتا اور نہ ہی کبھی مانوں گا۔ یہی بات میرے لیے بھی لاگو ہوتی ہے مسٹر عیسیٰ عبداللہ۔ مقدس نے بھی سنجیدگی سے کہا، دیکھو مقدس، سیدھی سی بات ہے، میں تمہارے ساتھ اس رشتے کو بڑھانے میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں، تو بہتر یہی ہے کہ تم جلد از جلد میری زندگی سے دور چلی جاؤ۔ اس بار وہ سنجیدگی سے گویا ہوا، کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ میں ایسا نہیں کر سکتی، اگر تم مجھ سے علیحدگی چاہتے ہو تو یہ قدم تمہیں اٹھانا ہوگا۔ اس نے صاف سی بات کی تھی، مطلب تم ہمیشہ میرے اوپر یوں ہی بلا کی طرح مسلط رہنے کا ارادہ رکھتی ہو۔ وہ غصے سے بولا، اگر تم کوئی فیصلہ نہیں لے سکتے تو ہاں۔ واہ کیا شان بے نیازی تھی! یہ تمہاری خوش فہمی ہے مسز، کیونکہ میں تمہیں اس نہج پر لے جاؤں گا کہ تم خود میری زندگی سے دور چلی جاؤ گی۔ وہ استہزائیہ مسکرایا تھا۔ چلے دیکھ لیتے ہیں شوہر نامدار۔ اس کے پکارے جانے پر وہ بھی تنزیہ بولی تھی، جبکہ وہ اسے غصے سے گھورتا واش روم میں جا کر بند ہو گیا تھا۔ مقدس نے غصے سے چادر کھینچی اور بیڈ پر لیٹ گئی۔ اس کی موجودگی کے باعث جان بوجھ کر بیڈ پر بیٹھی رہی تھی۔ تقریباً 20 منٹ بعد سیاہ رنگ کے وائٹ سوٹ میں ملبوس وہ فریش سا باہر آیا تھا۔ وہ شاید شاور لے کر باہر آیا تھا۔ بالوں سے ٹپکتا پانی ہاتھوں سے جھٹکتا وہ صوفے کی جانب بڑھا تھا۔ عیسیٰ نے ایک نظر اس ضدی لڑکی پر ڈالی اور بیزاری سے ایک چھوٹے سے صوفے پر ایڈجسٹ ہوتا کروٹ بدل گیا، جبکہ مقدس لپ چپاتی بیڈ سے اٹھتی لباس تبدیل کرنے کی غرض سے ڈریسنگ روم کی جانب بڑھی تھی۔ نئی زندگی کی شروعات ایسے ہوگی اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ شادی کی پہلی ہی رات اس کا شوہر اسے طلاق دینے کی بات کرے گا، یہ سوچ ہی کلیجہ چیرنے کے لیے کافی تھی۔ آنکھوں میں نمی اتر آئی تھی۔ اپنے حصے میں آئے مردوں کے معاملے میں تم اتنی بد نصیب کیوں ہو مقدس؟ وہ خود ساختہ سرگوشی کرتی وہ ڈریسنگ روم کا دروازہ لاک کرتی گٹی گٹی سسکیوں سے رو پڑی تھی۔ دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھی مقدس کا ضبط ٹوٹ گیا تھا۔ ماں باپ کی یاد شدت سے ستائی تھی۔ صبح کی ہلکی روشنی کھڑکیوں کے بڑے پردوں سے چھن کر کمرے میں داخل ہو رہی تھی۔ سورج کی مدھم سی روشنی میں کمرہ جھلملا اٹھا تھا، مگر آنکھوں پر پڑتی مسلسل روشنی اس کے لیے باعث خوف تھی۔ صوفے پر بے ترتیب پڑے کمبل کے نیچے وہ مسلسل کروٹ بدل رہا تھا۔ جسم ٹوٹ رہا تھا، گردن جیسے کسی سخت چیز پر رکھنے کی وجہ سے اکڑ گئی تھی۔ وہ بے چینی سے آنکھیں کھولنے کی کوشش کر رہا تھا جب اچانک دھیمی مگر مسلسل کھٹپٹ کی آواز نے اس کی نیند توڑ دی۔ آنکھیں کھولی تو سب سے پہلے سر میں بوجھ سا محسوس ہوا، پھر گردن میں جلن سی ہوئی۔ ایک ہاتھ سے گردن دباتے ہوئے وہ نیم آنکھوں سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اب یہ کھٹر پٹر کی آوازیں کہاں سے آ رہی تھی؟ عیسیٰ نے تھوڑا سیدھا ہو کر گردن موڑتے تو سامنے ڈریسنگ روم کا دروازہ بند تھا، مگر اندر لائٹ جل رہی تھی۔ آواز شاید وہیں سے آ رہی تھی، مگر وہاں کون تھا؟ وہ بھی تنگ نیند کی کیفیت میں تھا، صورتحال سمجھ سے باہر ہوئی تھی۔ ٹھک ٹھک، وہ ناسمجھی سے آنکھیں موند کر پھر لیٹنے لگا، لیکن پھر سے کھٹر پٹر کی آواز پر اس نے جھنجھلا کر ہاتھ سے چہرہ مسلا اور صوفے سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ کمرے میں ایک ہلکی سی ٹیس اٹھی، جسے ہڈیوں نے شکایت کی ہو کہ یہ سونے کا کون سا نیا طریقہ ایجاد ہوا ہے۔ عیسیٰ عبداللہ اپنی حالت پر غور کیا، پھر گزری شب کی تمام تر تلخی سماعتوں میں گونج گئی۔ کم سے کم محترمہ تو سونے دیتی، محترمہ۔ وہ ٹوٹے بدن کے باعث نیند میں بڑبڑایا اور پھر گردن سہلائی۔ اسی لمحے ڈریسنگ روم کا دروازہ کھلا اور مقدس باہر نکلی۔ گلابی رنگ کے نفیس جوڑے میں دبکے کے نفیس کام والے جوڑے میں ملبوس تھی۔ سر پر ایک ادا سے دوپٹہ لے رکھا تھا، ہاتھوں میں میچنگ کی چوڑیاں پہنے وہ کھلی کھلی سی باہر آئی تھی۔ کتابی چہرے کا گلابی پن سے حیران کر گیا تھا۔ براؤن آنکھوں کی چمک ہی نرالی تھی۔ چہرہ ہلکی شرمیلی سی مسکراہٹ سجائے وہ ایک لمحے کو عیسیٰ کو ورطۂ حیرت میں ڈال گئی تھی۔ وہ اتنی محنت اور دل سے تیار ہوئی تھی گویا رات ان کی بہت کوئی خوشگوار گزری تھی۔ عیسیٰ نے ایک بھرپور اور گہری نگاہ اس کے اپیل کرتے سراپے پر ڈال کر سر جھٹکا، پھر گردن موڑ کر دوبارہ صوفے پر گر گیا۔ اگر صبح ہی صبح شور مچانا تھا تو پہلے ہی بتا دیتی، تاکہ میں اپنا انتظام کہیں اور کر لیتا۔
इसके लहजे में अब हल्की-सी नाराज़गी थी। वो सुबह-सुबह अपना मूड ख़राब नहीं करना चाहता था। मुक़द्दस ने एक नज़र इसकी थकी हुई शक्ल को देखा, मगर कोई जवाब दिए बगैर आईने के सामने जा खड़ी हुई, जैसे इसकी किसी बात से कोई सरोकार ही ना हो। "वैसे कि तुम इतना तैयार किस खुशी में हुई हो?" ईसा ने ज़रा घूर कर देखा। "आपकी शादी की खुशी में," वो तंज़िया बोली। "ओह! और ये शर्माने की नाकाम कोशिश क्यों कर रही हो?" वो जैसे इसकी अदाओं पर घायल होने के बजाय बेज़ार ही हो गया था। "क्योंकि मेरे सर में सींग हैं," उल्टा ही जवाब आया था। "नज़र भी आ रहे हैं।" मुक़द्दस ने आईने से ही घूर कर देखा था। "क्या हुआ, ज़्यादा प्यारा लग रहा हूँ?" अब वो उठकर इसके अकाब में आ खड़ा हुआ था, जो कान में झुमका डाल रही थी। "जी, इतने के दिल कर रहा है इस शहर मुबारक का दीदार क्यों ना मैं ज़िंदगी भर करती रहूँ।" वो आँखें झपका कर मायना ख़ैज़ी से बोली थी, "ऐसे ख़यालात पर फ़ौरी लाहौल पढ़ लिया करो।" ईसा ने हिसाब बेबाक किया था। "क्यों? आपका क्या ख़याल है? शैतान के ख़याल जैसा है?" ईसा को अपने ही लफ्ज़ों पर ताव आया था। "मुझसे तमीज़ से बात किया करो लड़की। बदतमीज़ लोग सख्त नापसंद हैं मुझे।" इसे रोब डालने की नाकाम कोशिश की थी। "फिर आप मुझे अपनी नापसंदीदा शख्सियत की लिस्ट में टॉप ऑफ द लिस्ट ही रख लें, क्योंकि मैं नहीं बदलने वाली।" बालों को जानकर झटक कर पीछे होती वो इसे ज़िज कर रही थी। "रात को कोई दौरा वग़ैरह पड़ गया है क्या?" वो ज़रा हैरान हुआ था। "नहीं, दरअसल रात में जिस जगह मैंने क़याम फ़रमाया था, वो एक भूत की क़यामगाह है।" वो शरारतन बोली। "लगता है सारी ज़िंदगी फ़ज़ूल गोई ही करती रही हो।" वो ज़रा गुस्से से बोलता, ड्रेसिंग टेबल की दराज़ खोलकर इसमें से एक मखमली केस निकालता पीछे हुआ। "ये लो।" खामोश करी मुक़द्दस ने हैरत से देखा। "ये क्या है?" इसने ज़रा नासमझी से इसकी जानिब देखा, जिसने एक गहरी साँस ख़ारिज करके मखमली डिबिया से एक खूबसूरत सा ब्रेसलेट निकालकर बड़े हक से इसका हाथ थामकर इसकी कलाई में पहनाया था, जबकि मुक़द्दस ने हैरत से इसकी कार्रवाई मुलाहिज़ा की थी। "तुम्हारी मुँह दिखाई है, नीचे मामा और चची पूछें तो कह देना कि रात ही दे दी थी ईसा ने।" वो कल ना चाहते हुए भी इसके लिए मुँह दिखाई का तोहफ़ा लेकर आया था, क्योंकि वो जानता था, इसके घरवाले जब तक इन दोनों की तरफ से मुतमईन नहीं हो जाते, वो इनके हर अमल पर नज़र रखेंगे। "मगर तुमने तो अब दी है।" मुक़द्दस ने धीरे से इस पर हाथ फेरा था, जिसमें 2 हीरे जगमगा रहे थे। "क्योंकि रात में तुम्हारी ज़बान तुम्हारे काबू में नहीं थी, और बदतमीज़ औरतों से बात करना मैं पसंद नहीं करता।" ईसा ने बेदिली से केस एक तरफ को उछालते तंज़िया तौर पर कहा। "ओह! अच्छा।" वो बहस का इरादा तर्क कर गई, जबकि वो इसे तैयार देख खुद भी फ्रेश होने की गर्ज से वॉशरूम की जानिब बढ़ा था, ताकि जल्द अज जल्द तैयार हो सके। वो सोफे पर बैठी नीचे जाने के लिए इसका इंतज़ार कर रही थी, क्योंकि आयशा बेगम इसे रात ही कह चुकी थी कि इसका अपना घर है, ईसा के साथ आराम से नीचे आ जाए, कोई भी तंग नहीं करेगा। मगर हकीकतन तो वो यूँ नीचे जाने पर बुरी तरह झिझक का शिकार थी। कुछ मिनटों के इंतजार के साथ सफेद काटन के कड़कड़ाते सूट में मलबूस वो खुशबुएं बिखेरता ड्रेसिंग रूम से बाहर आया था। मुकद्दस ने एक नजर इसे देखा और फिर जैसे निगाहें हटाना ही भूल गई थी। बिलाशुबा मुकाबिल खड़ा शख्स एक सहर अंगेज शख्सियत का मालिक खूबरू नौजवान था, जो किसी भी लड़की का आइडियल हो सकता था। और अगर ईसा को कोई एतराज ना था, तो मुकद्दस बिनते यूसुफ भी इतनी बर्दाश्त थी कि वो सारी जिंदगी इस शख्स के साथ गुजार देती। क्या हुआ? नज़र लगाने का इरादा है क्या? आईने के सामने खड़ा वो इसका खुद को यूं टिकटिकी बांध कर देखना पहले ही नोट कर चुका था। वो गड़बड़ाई। "नीचे चलें, देर हो रही है, नाश्ते पर सब हमारा वेट कर रहे होंगे।" इसने जैसे एहसास कराया था। "हाँ चलो, और एक बात सुन लो।" वो मुतवज्जा हुई, "इस कमरे में हमारे दरमियान जो भी मामलात हैं, वो कभी भी इस चारदीवारी से बाहर नहीं जाने चाहिए। बाहर हम एक लविंग कपिल की तरह नजर आने चाहिए, जैसे एक नवब्याहता जोड़ा होता है।" वो बावर कराना हरगिज़ नहीं भूला था। "ये बात अगर आप याद रखें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि मेरे वजूद से आपको तकलीफ है, ना कि मुझे।" वो इस्तेज़ाई या सर झटक गई।
जो भी है मिस मुक़द्दस, लेकिन हमारे रिश्ते की हकीकत इस कमरे तक ही महदूद रहनी चाहिए, क्योंकि मैं अपनी फ़ैमिली में किसी किस्म का कोई तमाशा नहीं चाहता। और जहाँ तक रही तुम्हारी बात, तो मेरा वादा है तुमसे, तुम खुद मुझे छोड़कर जाओगी। ईसा के लफ्ज़ किसी ताज़ियाने की मानिंद लगे थे। दुःख से आँखें जलने लगी थी। मेरे ख़्याल से हमें नीचे चलना चाहिए। वो आँखों की नमी छुपा गई थी और साथ ही कदम दरवाज़े की जानिब बढ़ाए थे। साहिल के करीब वाक़e अब्दुल्ला हाउस में नाश्ते की मेज़ पर खूब रौनक लगी हुई थी। नाश्ते की मेज़ पर फैली ताज़ा नाश्ते की खुशबू सभी की भूख चमकाने के बाइस थी। इस वक्त मेज़ पर अब्दुल्ला हाउस के मकीनों के अलावा भी तमाम मेहमान मौजूद थे जिन्होंने रात वहीं स्टे किया था। बड़ी सी मेज़ पर अनवादो इकसाम के खाने सजे थे, गर्मा-गर्म पराठे, ऑमलेट, शहद, मक्खन और ताज़ा जूस, क्रोसेंट और नाश्ते की दीगर लवाज़मात जिनका एहतमाम ख़ास तौर पर घर में और कुक के साथ मिलकर घर की ख़वातीन ने किया था। वो दोनों एक साथ चंद कदमों के फासले से चलते ड्राइंग रूम में दाखिल हुए थे। इन्हें देख सबके लबों से बेसाख्ता माशाल्लाह अदा हुआ था। टेबल पर बैठे सबकी नज़रें लम्हे भर के लिए इन दोनों पर जाकर रुकी थी। लो भाई आ गए हैं वो मेज़बान जिनका हमने किया लम्हों को गिन-गिन कर इंतज़ार। मीराम ने इन दोनों को देख खुशी से कहा। सभी के चेहरों पर दबी-दबी हँसी ने अपनी छप दिखाई थी। ज़रान और मीराम ईसा की शादी के बायस एक दिन कबल ही पाकिस्तान पहुँचे थे। अस्सलाम वालेकुम इससे मुश्तरका सलाम किया था, सबने ही ज़ेरे लब जवाब दिया। मुक़द्दस मेरा बेटा यहाँ है मेरे पास। ईसा अपने बाप और चचा और ज़हरान के सीने से लगा था, जबकि मुक़द्दस का मांग चूमते वो शफ़क़त भरे अंदाज में से दुआओं से नवाज रहे थे। जज़ाकल्लाह ग्रैंडपा। आयशा बेगम से दुआएं लेते ईसा ने आंखें घुमाई। मुक़द्दस बेटा यहाँ आकर बैठो। आयशा आंटी ने नरमी से कहा, इनकी आंखों में खालिस अपनायत थी। वो इनकी मोहब्बत से इनकारी हो ही नहीं सकती थी, जिन्होंने निगाह के बाद से एक लम्हे के लिए भी अजनबियत महसूस नहीं होने दी थी। मुक़द्दस ने नज़रें झुकाई और खामोशी से कुर्सी खींच कर बैठ गई। ईसा ने एक नज़र इस पर डाली और खुद भी इसके बराबर वाली कुर्सी पर संभाल ली। ईसा हमारे यहाँ रस्म है, पहला नाश्ता दुल्हन को दूल्हा ही सर्व करता है, जो ज़रा शुरू हो जाए। मीराम की शरारत पर सबने मुस्कुराहट छुपाई। व्हाट आई थिंक लॉजिकल तो ये काम मोहतरमा का होना चाहिए। इसे नाक चढ़ाई। क्यों भाई हमारी बेटी तुम्हारे काम करने के लिए आई है क्या? इस बार इब्तिसाम साहब ने जरा खफगी से देखा। मैंने ऐसा तो नहीं कहा ग्रैंडपा। वो झट से बोला, कहीं वो मोहतरमा की वजह से नाराज ही ना हो जाए। चलें फिर हमारी बेटी को सर्व करें, ताकि इन्हें पता चले कि वो अपने नए घर में एक नई और खुशकुन शुरुआत करने जा रही हैं। ऐसी कोई रस्म थी तो नहीं, अलबत्ता मीराम की शरारत और ईसा के दामन बचाने पर अब उन्होंने जरा रौब से कहा, हुक्म। वो सर को खम कर गया। मुकद्दस ने भी इस बार मुस्कुराहट छुपाई थी। क्या खाओगी? मुकद्दस। ईसा ने पहली बार इससे बराह रास्त यूं सबकी मौजूदगी में मुखातिब हुआ था। वो जरा झिझक का शिकार हुई थी, नजरें उठाई तो देखा कि सब लोग इन्हीं की तरफ मुतवज्जा थे। दिल की धड़कन लम्हे भर को तेज हुई, फिर जल्दी से बोली, कुछ भी डाल दें। अल्फाज मध्यम थे मगर ईसा सुन चुका था। ये लो, फिर तुम मेरी मामा के हाथ का पराठा और ऑमलेट खाओ, जो आपकी बदौलत आज सालों बाद हमें भी नसीब होने जा रहा है। और मेरी डाइट का तो होगा बेड़ा गर्क। ईसा ने इसकी प्लेट में रखा तो सभी मुस्कुरा दिए। ये हुई ना बात। ईसा मियाँ, अपनी बीवी का बहुत ख्याल रखना है आपने। ईसा ने हल्का सा मुस्कुरा कर सर झुका लिया, जबकि मुकद्दस का दिल अजीब से अंदाज में धड़क रहा था, क्योंकि सबकी मायना ख़याज निगाहें इसी पर जमी हुई थी। नाश्ते के दौरान शौक सी मीराम कोई ना कोई शौक जुमला बोल देती और सब इन दोनों को इम्तिहान में डाल देते, जबकि वो साथ साथ लोग भी शूट करती जा रही थी। दुबई शहर को रात की तारीकी ने अपनी लपेट में ले लिया था, मगर फलक बोस इमारतों से झिलमिलाते कमकमे और शहर की बेपनाह रोशनियों में नहाया हुआ एक मसरूफ रूफटॉप बार। ये बार दुबई के मशहूर जैमर बीच रोड पर एक ऊंची इमारत की छत पर वाक़ है, जहां से शहर का नज़ारा किसी ख्वाब की मानिंद लगता है। दुबई के अल्ट्रा रिच कल्चर को वाज़े करती नीचे नीचे सड़क पर से गुजरती लग्जरी स्पोर्ट्स कार जो देखने में भी भली मालूम देती थी,
हल्की-हल्की समुद्री हवा और पस मंज़र में बजते मधुर म्यूज़िक ने माहौल को मज़ीद पुरलुफ्त बना दिया था। इस बार का अंदरूनी हिस्सा भी इतना ही शानदार था। गोल्डन और नेवी ब्लू लाइट्स के इम्तियाज से जगमगाता डेकोर, ब्लैक मार्कर के चमकदार बार काउंटर और चारों तरफ बैठे लोग, कोई बिजनेस का दुनिया का बेताज बादशाह था तो कोई सयाह और कोई महज दुबई नाइट लाइफ का मजा लेने आया था। एक कोने में बड़ी शीशे की खिड़की के करीब दो लड़कियां एक सफेद संगमरमर की टेबल पर आमने सामने कुर्सियों पर बैठी थी। सामने रखी दो हाई क्लास मार्टिनी ग्लासेस और एक तरफ जलती खुशबूदार मोमबत्ती की रोशनी में इनके चेहरों का अक्स वाजे था, जिसमें हसद और जलन की नमक वाजे थी। वो सिल्वर ग्रे रंग का सिल्क जंपसूट पहने हुए थी, जिसकी कमर पर एक पतला बेल्ट से बंधा था। रेशमी भूरे बाल कंधे पर डाल रखे थे। गहरी ब्राउन आंखों में हमेशा वाली जलन वाजे थी। व्हाट रबिश, ये क्या बकवास है। जरताज ने जब से सोशल मीडिया पर गर्दिश करती ईसा अब्दुल्ला की शादी की तस्वीर देखी थी, वो सीख पा हुई बैठी थी। कम ऑन जरताज, तुम्हारा और ईसा का ब्रेकअप हो चुका है। अब वो किसी से भी शादी करे, इट्स नॉन ऑफ योर बिजनेस हनी। इसकी दोस्त ने वाइन का ग्लास लबों से लगाते बावर करवाया। वो इस वक्त दुबई में मौजूद थी। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? वो फराडी शख्स तो कहता था कि सरताज मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊंगा, और इतनी सबकी झेलने के बाद तो इसे वाकई सच में मर जाना चाहिए था। मगर तुम देख रही हो, कल रात से इसकी शादी की खबर सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही है। वो कल से खबरों की जीनत बना हुआ है, कभी इंटरव्यूज, कभी दूल्हा दुल्हन के क्लोजअप और कभी इवेंट्स की तस्वीर। वो हद से ज्यादा जेलसी का शिकार हो रही थी। सो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है यार? इसने रिलैक्स करना चाहा। नो नेवर, मेरा करियर खराब करके अगर ईसा अब्दुल्ला को लगता है कि वो आराम से रह लेगा, तो नहीं, इसे गलत लगता है। क्योंकि ईसा अब्दुल्ला की जिंदगी का डाउनफॉल तो इसी दिन शुरू हो गया था जब इसने मुझसे गद्दारी की थी। दांत किचकिटाती वो इंतकामी कार्रवाई का सोचे बैठी। मुकाबिल लड़की ने सर झटका। मर्जी है तुम्हारी। ईसा अब्दुल्ला को विवरत करने की प्लानिंग करने से पहले एक बात याद रखना कि इसके एक एक्शन की बदौलत तुम्हें 2 साल के लिए मुल्क बदर होना पड़ा था। ऐसा ना हो इस बार वो तुम्हें सीधा अंदर ही करवा दे। इसने जताया तो वो लब भीज गई, साथ ही घूट घूट मादा हलक से उतारा था। सारा दिन घर वालों के साथ गुजारने के बाद वो दोनों डिनर के फौरन बाद अपने रूम में वापस आ गए थे, क्योंकि कल इन दोनों का वलीमा था और सुबह जरा जल्दी उठना था। क्योंकि वलीमे की तमाम तर जिम्मेदारी भी ईसा के नातवा कंधों पर आई हुई थी। उफ, ये शादी और फिर खुश होने की एक्टिंग करना कितना बोरिंग काम है। वो अपने बेड पर औंधे मुंह गिरा था, जबकि सिंगार आईने के सामने खड़ी मुकद्दस ने इसे घूर कर देखा था। तो किसने कहा है एक्टिंग करने को? इसने यूं ही सरसरी लहजे में कहा। ओ प्लीज मोहतरमा, मेरा मूड बहुत अच्छा है, खराब करने की जरूरत नहीं है। ईसा ने जिद होकर कहा। मैं तो एक बात कह रही हूँ। कलाई से चूड़ियां उतारती वो अपनी बात पर डटी हुई थी। वैसे सच बताओ, तुमने वाकई सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की कोई चीज नहीं है। इससे कान खुजाया। क्या कहना चाहते हो? मुकद्दस की पेशानी पर बल नमूदार हुए थे। यही कि तुम वाकई खुद को लापरवाह और बेनियाज जाहिर करती हो या वाकई ऐसी हो। इसने नोटिस किया था कि वो सारा दिन अपने सगे बाप और दादा की मौजूदगी में भी ऐसे रही थी जैसे कोई इससे कोई फर्क ही ना पड़ता हो। क्या मतलब है आपकी इस बात का? इसकी पेशानी पर बल नमूदार हुए थे। यही कि तुम जिन्हें सारा दिन नजरअंदाज करती रही हो, जिन्हें तुमने आंख उठाकर देखना तक गवारा नहीं किया, वो तुम्हारे सगे हैं। वो इस्तेजाया मुस्कुराया। कौन से सगे? जिनके लिए मेरा तारुफ बाइस शर्मिंदगी है। वो खफगी से बोली। औलाद का तारुफ कब से बाइस शर्मिंदगी होने लगा? और तुम्हारे बाबा मुझसे तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे। एक तुम हो बदतमीज लड़की जिसने इनसे सलाम तक करना जरूरी नहीं समझा। ईसा के लहजे में ताज्जुब दर आया था। आप इस मामले से दूर रहें तो ही बेहतर है ईसा साहब। वो गुस्से और तनफ्फर से बोलती जोर से दरवाजा पटक कर बंद कर चुकी थी। अजीब पागल बदतमीज लड़की है। ईसा को तैश आया था। वो जानता था कि बचपन में इसके साथ थोड़ी बहुत ज्यादती हुई थी, मगर अब ऐसा भी क्या कि सगे बाप से नफरत पर उतर आओ। वो सोच कर सर झटक गया। वो बेड पर नीम नराजी की पोजीशन में लेटा मोबाइल पर स्क्रॉलिंग कर रहा था। हर जगह से मुबारकबाद दी जा रही थी। वो सबको रिस्पॉन्स कर कर के भी थक गया था। अब इसने अपने सब फैंस का शुक्रिया अदा करने के लिए ट्वीट किया था, जो सिर्फ सेकंड्स में वायरल हो गया था।
जभी खटके की आवाज पर वो चौंका। मुकद्दस सादा से नाइट सूट में मलबूस ड्रेसिंग रूम से बाहर आई थी। तुम्हें मालूम है, तुम्हारे नाम के साथ ईसा अब्दुल्ला का नाम जुड़ते साथ ही तुम रातों रात फेमस हो गई हो। हर कोई तुम्हारी खुशनसीबी के गुण गा रहा है। ईसा ने इसे बेनियाजी से चेयर पर बैठकर हाथों पर मॉइस्चराइजर लगाते देख पावर करवाया। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? अक्सर मशहूर शख्सियात की बीवियां भी इसी तरह फेमस हो जाती हैं, वो भी रातों रात। बुशा ने बेनियाजी से बोली थी। और इन बीवियों की भी बात ही अलग होती है जो शौहर से पहले ही दुनिया में एक नाम और मकाम बना लेती हैं। इसने तंज का तीर छोड़ा था। अब हर बुलंद मकाम औरत सोशल मीडिया पर ट्रेंड करे ये जरूरी तो नहीं। इसने लहजे में तंज था। ईजा ने इसका मफहूम समझकर गुस्से से घूरा था। आज तुमने इस बात का हवाला दे दिया। आइंदा ये गलती भूल कर भी ना करना, वरना एक सेकंड में इस कमरे से बाहर करूंगा। वो गुस्से से बिस्तर छोटा तनफन करता वॉशरूम में जाकर बंद हो गया था। आंखों की रंगत सुर पर गई थी। जरताज का जिक्र इसे यूं ही तैश में मुब्तला कर देता था। लगता है एक से बड़ी शिद्दतों का इश्क था मौसूफ को। मुकद्दस ने इसकी हालत देख दिल में सोचते सर झटका, साथ ही ब्रश उठाकर वो बालों में फेरने लगी। लबों पर मुस्कुराहट सी खिल रही थी। ईसा अब्दुल्ला को तपाने का भी अपना ही मजा था। तुम फिर मेरे बिस्तर पर लेट गई हो। ईसा ने इसे अपने बेड पर देख गुस्से से कहा। आपका बिस्तर? इसने हैरत से पूछा। यार मैं बहस के मूड में नहीं हूँ। अपना पिल्लू लो और सोफे पर तशरीफ ले जाओ। वो आजिजाना लहजे में बोला था। मुझे सोफे पर नींद नहीं आएगी, वो हंसी बेनियासी से बोली। ईसा ने जब्त से इसकी जानिब देखा था। मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ माय स्वीट वाइफी। वो शीरी लहजे में बोलने की नाकाम कोशिश कर रहा था। मैं भी आधी रात को किसी किस्म की फजूल के मजाक के मूड में नहीं हूँ डियर हस्बैंड। वो भी चेहरे पर मुस्कुराहट से जाए गोया हुई। ओ गॉड! वो सर थाम गया। तुम चाहती हो कि मैं इस 2 फुट के सोफे पर एडजस्ट हूँ? इसने गुस्से से घूरा। सुबह कोई बड़े साइज का सोफा मंगवा लीजिएगा। बल्कि एक काम करें, अपना बेड अपने पास रख लें। मुझे एक सिंगल बेड। इसके रबों में अधूरे ही थे जब दरवाजे पर दस्तक हुई थी। आ जाए। सदा शुक्र था कि मुकद्दस मैडम अभी तक बेड पर ही थी। ईसा भाई, वो ग्रैंड पा ने आपको इस स्टडी में बुलवाया है। मुलाजमा इनका पैगाम पहुंचाती वहां से चली गई थी, जबकि वो इसे एक तेज निगाह से नवाजता वहां से निकल आया था। अस्सलाम वालेकुम। वो स्टडी में दाखिल हुआ तो वहां इब्तिसाम साहब के अलावा अब्दाल साहब पहले से मौजूद थे। वालेकुम अस्सलाम। आओ मेरे बच्चे, वो शफकत भरे लहजे में बोले तो वो मुस्कुराया। आप मुकद्दस के साथ खुश तो है ना? वो नरमी से पूछ रहे थे। अब वो इनकी पोती की इनसे भला क्या बुराई करता। आप बताएं, इतनी रात को यहाँ कैसे? इनके बेंगलोस एक दीवार के फर्क से साथ साथ ही थे। बस बेटा, मुकद्दस की तरफ से फिक्र लगी हुई थी। वो तो हमसे कोई ताल्लुक ही नहीं रखना चाहती, बात तक नहीं करती। इनके लहजे में रंज आया था। ईसा को अफसोस हुआ। वो लड़की वाकई बहुत जिद्दी थी। ईसा, तुम्हारे छोटे दादा तुमसे कुछ बात करना चाहते हैं। इब्तिसाम साहब के हद दर्जा संदीजा लहजे पर इन्हें खटका सा हुआ था। बेटा तुम तो जानते हो कि यूसुफ की और मुकद्दस की माँ की ज्यादा निभ ना सकी और उन्होंने अलहदगी का फैसला कर लिया। वो तहमीद बांध रहे थे, अलबत्ता वो खामोश रहा था। यूसुफ अपनी दूसरी बीवी और बच्चों के साथ अपनी जिंदगी में खुश है। अब मैं इन्हें मुकद्दस के बारे में बताकर इनकी जिंदगियों में भौचाल नहीं लाना चाहता। ईसा ने समझ कर सर हिलाया। मुकद्दस का तारुफ ईसा अब्दुल्ला की बीवी के तौर पर रहे यही बेहतर है। एक लम्हे के लिए ईसा की तेवरी चढ़ी थी, मगर वो बदस्तूर खामोश रहा। ये मुकद्दस के हिस्से की प्रॉपर्टी के कागजात हैं, वो तो नहीं लेगी, मगर मैं तुम्हारे हवाले करना चाहता हूँ। इन्हें लगता था ये सब करके वो मुकद्दस का अपने खून होने का हक अदा कर देंगे। माजरत छोटे दादा, मगर जब मुकद्दस खुद नहीं लेना चाहती तो इसकी प्रॉपर्टी मैं किस हक से ले सकता हूँ? और आपने सही कहा, इसके लिए मेरी शनाख्त ही काफी है। तो मेरा जो कुछ है अब वो मेरी बीवी का है।
तो मेरा नहीं ख़याल कि मुक़द्दस को इन सब बेबुनियाद चीज़ों की ज़रूरत रही होगी। हाँ, शायद इसे इन चीज़ों की ज़रूरत इस वक़्त रही हो जब इसका नाम मेरे नाम के साथ नहीं जुड़ा था। या शायद तब जब इसने ज़िंदगी का एक हिस्सा गैरों के घर में आम से अंदाज़ में गुज़ार दिया, जबकि वो अब्दुल्ला ख़ानदान का खून थी, अब्दाल अब्दुल्ला की इकलौती पोती। मगर ख़ैर, अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं। ईसा के लहज़े की मज़बूती पर इब्तिसाम साहब के लबों पर एक महफ़ूज़ कुन मुस्कुराहट खुल गई थी। इन्हें अपने फ़ैसले पर अब कोई पछतावा या गिल्ट बाकी नहीं रहा था। मगर बेटा, प्लीज़ दादाबू, मैं ये नहीं ले सकता। वो स्वभाव से इनकार कर चुका था तो वो खामोश रह गए। ईसा बेटा जाओ तुम, सुबह जल्दी उठना है, मुकद्दस आपका इंतज़ार कर रही होंगी। उन्होंने इसे मंज़र से हटाना चाहा जो सर हिलाता वहाँ से निकल आया था। भला इसकी बीवी की जायदाद पर इसका कैसा हक? अब्दाल माज़ी में तुम और तुम्हारा बेटा मुकद्दस के साथ जो कुछ कर चुके हो, वो सब इन कागज़ के चंद टुकड़ों की चमक से ठीक नहीं किया जा सकता। मुकद्दस को थोड़ा वक़्त दो, वक़्त के साथ शायद वो ये सब अपना नसीब समझकर कबूल कर ले और तुम्हें माफ़ कर दे। मगर मैं फिर वही बात करूँगा कि अगर तुम वाक़ई मुकद्दस को कुछ देने के ख़्वाहिशमंद हो, तो इसको इसके बाप का नाम दे दो। अब्दुल्ला ख़ानदान में इसकी पहचान दे दो, माशरे में अपने बेटे के इस रिश्ते को एक मकाम दे दो, जो सिर्फ़ तुम्हारी बदौलत पनपने से कब्ल ही मुरझा गया। अब्दाल साहब सर झुकाए खामोश रह गए थे, क्योंकि पसंद की शादी के बाद तलाक इन दोनों मियाँ-बीवी का ज़ाती फ़ैसला था। मगर मुकद्दस को दुनिया के सामने अपनी शनाख्त से महरूम रखना ये सब अब्दाल अब्दुल्ला साहब की वजह से हुआ था। यूसुफ साहब कभी भी बेटी से गाफिल नहीं रहे थे, मगर वो बाप की सख्तियों पर मजबूर हो गए थे। खैर, मैंने यहाँ हमारी गलतियों को दोहराने के लिए नहीं बुलाया है। मेरा तुम्हें यहाँ बुलाने का सिर्फ एक ही मकसद था कि मुकद्दस और ईसा की शादी हो चुकी है, तो बेहतर है कि तुम मुकद्दस के सामने ना आया करो। इसे यहाँ सेटल होने दो, क्योंकि ये इसका मैका और ससुराल दोनों है। और मैं चाहता हूँ कि मुकद्दस और ईसा एक अच्छी ज़िंदगी गुज़ारें। मैं जानता हूँ कि बज़ाहिर वो दोनों एक अच्छे हस्बैंड वाइफ़ होने का ड्रामा कर रहे हैं, मगर हकीकतन वो दोनों ही अब तक एक-दूसरे को तस्लीम नहीं कर सके हैं। वो पुरसोच से बोले, तो उन्होंने अचंभे से पूछा, "तो ये कि मैं कुछ अरसे में मुकद्दस को ईसा के साथ हनीमून पर भेज दूँगा, ताकि दोनों का ज़्यादातर वक़्त एक साथ गुज़रे और एक-दूसरे को समझने का मौका भी मिले।" वो मज़ीद बोले, चलो जैसे तुम्हारी मर्ज़ी, मगर भाईजान मुकद्दस से कहें कि वो मुझे माफ़ कर दे। इब्तिसाम साहब सर हिला गए जबकि अब वो यूसुफ की बाबत बातें कर रहे थे। मॉम, आपने देखा, मुकद्दस और ईसा अब्दुल्ला की शादी हो गई है। वो उमर था और सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीर देख मुकद्दस की माँ से मुखातिब था, जो इसे तस्वीर में दुल्हन बना देख आंसू जब्त कर गई थी। इनकी बेटी की आंखों की वीरानी इनसे छुपी हरगिज़ नहीं थी। वो खुद को कितना ही लापरवाह ज़ाहिर करती, मगर हकीकत तो यही थी ना कि इन्होंने इस बदनसीब को पैदा किया था। अल्लाह नसीब अच्छे करे। किसी ने इनकी बेटी की शादी में मदु करना भी ज़रूरी नहीं समझा था। आप कल वलीमे में चलेंगी? वो सवालिया बोला, क्योंकि वो ईसा अब्दुल्ला की तरफ से इनवाइटेड था। कारोबारी नहज पर इनके अच्छे मरासिम थे। नहीं बेटा, मुकद्दस को अच्छा नहीं लगेगा और मैं इतने अहम दिन पर इसका मूड नहीं खराब करना चाहती। वो समझकर सर हिला गया और वहाँ से वॉकआउट कर गया, जबकि इन्होंने आंखों में दराई नमी पोंछकर इसके लिए दुआ की थी। ईसा रूम में वापस आया तो मुकद्दस को बेड की एक साइड पर सुकड़ा सिमटा सा सोता पाकर वो ताज्जुब भरी निगाह डालकर कालीन पर चादर और तकिया फेंकता चित लेट गया था। नज़र होना वो मुकद्दस पर ही टिकी थी, जिसके चेहरे पर बला की मासूमियत थी, मगर निगाहों के सामने बहुत से मनाजिर चलने लगे थे। ये लड़की मेरे हवासों पर सवार हो रही है। वो करवट के बल होता सर झटक गया, लेकिन दिमाग खूना ना हो इसी को सोचने में मशगूल था। ईसा अब्दुल्ला की ख्वाबगाह की कदावर खिड़की की दराजों से छन कर आती सुनहरी धूप की रोशनी ने तारीख में डूबे कमरे में हल्का सा उजाला बिखेर दिया था। सुबह की पुरसोस और पुरसुकून खामोशी में परिंदों के मध्यम चहचहाट समातों को भली सी मालूम दे रही थी, जैसे रात के पुरसुकून माहौल पर रोशन उजाले ने धीरे से दस्तक दी हो। आंखों पर पड़ती रोशनी के बायस बिस्तर पर हल्की सी जंबिश हुई थी। मुकद्दस की पलकें धीरे धीरे लरजी, फिर एक लम्हे बाद उलझन सजा सी आंखें वाऊं हुई। नम सुनहरी किरणें इसकी बंद आंखों पर पड़ी और वो आहिस्ता से करवट लेकर चेहरा दूसरी तरफ कर गई।
इसने गहरी सांस ली। कंफर्टर का एक कोना इसके कंधे से सिरक कर बिस्तर पर गिर गया था। रोशनी अब इसके चेहरे पर मुकम्मल तौर पर काबिज हो चुकी थी, मगर वो क्लसमंदी से कुछ पल और आंखें मूंदे पड़ी रही थी। चेहरे पर महसूस होती ठंडी हवा में हल्की सी ताजगी थी, शायद खुले हुए फूलों की महक या किसी ख्वाबदीद लम्हे का सहर जो अभी पूरी तरह टूटा न था। मुकद्दस ने धीरे से आंखें खोली, चंद लम्हे छत को घूरा, फिर नजरें घुमाकर खिड़की की तरफ देखा, जहां सूरज पूरी आबोताब के साथ बाहर की दुनिया को जगा चुका था। मुकद्दस ने पलकें झपकी, ख्वाब और हकीकत के बीच कुछ लम्हे मौलिक रही, फिर आहिस्ता से करवट ली। वो बेसाख्ता मुस्कुराई, जैसे किसी मानूस एहसास को महसूस कर रही हो। मगर जैसे ही नजरें बिस्तर के दूसरे किनारे पर गईं, मुस्कुराहट एक हल्की सी उलझन में बदल गई। बिस्तर खाली था। इसे याद था रात को ईसा बेड पर सोने के लिए बाजित था, तो क्या आज वो फिर सोफे पर सो गया था? इसने हल्की सी तेवरी चढ़ाई और नजरें पूरे कमरे में घुमाई। सामने पड़े सोफे पर नजर पड़ी, मगर वो भी खाली था। वो हैरान हुई, आहिस्ता से बिस्तर से नीचे उतरी, कदम बेख्तियार सोफे की तरफ बढ़े, मगर जैसे ही नजरें नीचे झुकी, वो वहीं ठिठक कर रुक गई। सामने ही मोटी सी चादर ओढ़े ईसा अब्दुल्ला कालीन पर सो रहा था। इसका लंबा कद कालीन पर बेतरतीबी से फैला हुआ था। एक बाजू सर के नीचे दबाए, दूसरा पहलू में गिरा था। मुकद्दस हैरानी से पलकें झपकने लगी। वो बिस्तर छोड़कर जमीन पर क्यों सोया? क्या इसे इसके साथ, अपनी बीवी के साथ बेड शेयर करना सिरे से गवारा ही नहीं था, कि इसके पहलू में सोने के बजाय इसे जमीन पर रात गुजारने को फोकियत दी थी? वो तो जानकर इसे तंग करने के गर्ज से बेड पर ही सो गई थी, क्योंकि वो दिल से इस रिश्ते को निभाना चाहती थी। मगर क्या मैं वाकई में इस रिश्ते की खातिर अपनी इज्जत नफ्स कुर्बान कर रही हूँ? ये सवाल इसके जहन में तेजी से उभरा था, मगर इससे पहले कि वो कुछ और सोचती, ईसा ने जरा कसमसा कर करवट बदली, क्योंकि अब रोशन किरणें इसके चेहरे पर भी पड़ने लगी थी। मुकद्दस ने बेख्तियार एक लम्हे के लिए इसके पुरसुकून चेहरे को देखा। कुशादा पेशानी पर बाल बिखरे हुए थे, सांसें हमवार चल रही थी। वो सोते हुए तो मजीद मजीद हसीन लगता था। वो कुछ पल वहीं खड़ी रही, फिर उलझन से लब काटती हुई जमीन पर बैठ गई। नजरें अब भी इस पर जमी हुई थी। ईसा, वो अब इसके करीब तो जानो बैठी, बड़ी बेचैनी से इसे पुकार रही थी। ईसा। वो जब यूं ही सोता रहा तो मुकद्दस ने जरा झंझोर सा दिया था। वो हड़बड़ाकर बेदार हुआ। क्या हुआ? इज एवरीथिंग ऑल राइट? तुम ऐसे क्यों बैठी हो? वो इसको बैठा देख परेशान सा उठ बैठा था। यहाँ क्यों सो रहे हो? वो फिक्रमंदाना लहजे में इस्तफसारिया गोया हुई, तो ईसा ने ताज्जुब भरे अंदाज में इसकी जानिब देखा था। ये मजाक था? वो सवाल कर रहा था। नहीं, मगर तुम्हें इस तरह जमीन पर रात नहीं गुजारनी चाहिए थी। मैं सिर्फ मजाक कर रही थी। तुम मुझे उठा देते, मुझे पता ही नहीं लगा कि कब मेरी आंख लग गई। अब वो बहाना तराश रही थी। ज्यादा अच्छा बनने का ड्रामा ना करो ड्रामा क्वीन, और उठो यहाँ से। इससे कमल के घर का कोई फर्द यहाँ आ जाए। ईसा ने एक बड़ी सी जमाई लेते साथ इसे भी छिड़क दिया था, जिसकी आंखों में अजीब सी बेचैनी थी। ईसा, मैं इससे कुछ कहना चाहा। जल्दी उठ जाओ, तुम्हें तैयार भी होना है। नाश्ता कर लो, फिर सारा दिन रेस्ट करने का टाइम नहीं मिलेगा। वो उल्टा ही हुक्म सुनाता वॉशरूम में घुस गया था, जबकि वो अजनबी नजरों से देखती, आंखों में चमकती नमी छुपाती खामोश रह गई थी। रात का पुरसुकून समा था, जबकि समंदर के करीब वाक़े 5 स्टार होटल भरपूर रोशनियों से जगमगा रहा था। ये ईसा अब्दुल्ला के वलीमे की तकरीब थी, जिसमें शहर भर के असर रसूख वाली शख्सियात को मदऊ किया गया था। इंडस्ट्री के भी काफी लोग जमा थे। होटल से बाहर महंगी गाड़ियों की लंबी कतारें थी। इन्हें खैर मकदम करने के लिए घर के लोग एंट्रेंस पर मौजूद थे। ये तकरीब जिस तर्ज पर ऑर्गेनाइज की गई थी, यकीनन सोशल मीडिया पर तस्वीरें जाते ही धूम मच जानी थी। बैकग्राउंड में धीमी म्यूजिक की धुनें माहौल को मजीद पुरकशिश बना रही थी। मुकद्दस, जो आज वलीमे की दुल्हन बनी हुई थी, वो इस वक्त हल्के सुनहरी रंग के महंगे ब्राइडल गाउन में मलबूस थी, जिस पर कामदार जाली और चमकते नगीने जड़े थे। गाउन का लंबा ट्रेल हॉल के फर्श को छूता हुआ पीछे को था, जबकि इसके बाल हल्की से विवीज में कंधों पर बिखरे थे। डायमंड्स के नफीस जेवरात, कानों में चमकते स्टैंड्स, नेल पॉलिश में सजे नाजुक हाथ, वो किसी शहजादी से कम नहीं लग रही थी। इसका मेकअप इंतहाई नफासत से किया गया था।
गुलाबी शेड से सजे लब, बड़ी-बड़ी आँखों में घनी पलकें और चेहरे पर वो दुल्हन का सा रूप जो हर किसी की तवज्जो अपनी जानिब खींच रहा था। हाल में हर कोई इनकी तरफ मुतवज्जा था, कुछ तारीफों में मसरूफ थे, कुछ अंदर ही अंदर रश्क कर रहे थे। मीडिया के नुमाइंदे दुल्हन-दूल्हा का इंटरव्यू लेने के लिए बेताब नज़र आ रहे थे। अगर नज़र स्टेज पर घुमाई जाए, तो ब्लैक डिनर सूट में मलबूस, हैंडसम सा ईसा अपनी खूबरू शख्सियत से लापरवाह, शर्माई घबराई सी मुकद्दस की कमर में हाथ डाले फ़ोटो शूट करवाने में मसरूफ़ था, जो इस वक़्त रिंग तेल घेरेदार रंग की मैक्सी ज़ेब-ए-तन की है। ईसा अब्दुल्ला के बराबर में खड़ी भरपूर टक्कर दे रही थी। दोनों की जोड़ी कमाल की थी। हर निगाह इन पर ठहरी हुई थी। आज की सुर्खियों में बस इन्हीं की शादी चर्चा में रही थी। मेरा हाथ छोड़ें। इन दोनों के क्लोज़अप्स बन रहे थे। ईसा इसके चेहरे पर नज़दीक चेहरा किए इसकी हालत से खत उठा रहा था। क्यों बेगम, अभी तो हमारी काफ़ी तस्वीरें कैप्चर होनी हैं। थोड़ा रोमांटिक पोज़ तो दे दो। ईसा ने इसे तपाने के गर्ज से एक लम्हे में इसका हाथ घुमाकर इसकी पुश्त अपने सीने से लगाता कान में सरगोशियाना बोला। स्टेज के इर्द-गिर्द खड़े लोगों में हुटिंग स्टार्ट हो गई थी। ये क्या बदतमीज़ी है, सब हमें देख रहे हैं। वो घर के बुजुर्गों की मौजूदगी के बायस शर्मिंदा हुई। ईसा को भी एकदम अपनी बेसाख्तगी का एहसास हुआ था और वो धीरे से फासला कायम करता पीछे हुआ। मुकद्दस ने रुका हुआ सांस फिजा में खारिज किया था। हद होती है बदतमीज़ी की। मैं ज़रा आपके साथ तस्वीरें बनाने क्या खड़ी हो गई? आप तो फ्री ही होने लग गए हैं। मुकद्दस ने झलबला मुकद्दस झलबला कर बोली तो ईसा इर्द-गिर्द लोगों की मौजूदगी के बायस खामोश रहा था। जब इसके मैनेजर ने कान में आकर मीडिया और इंटरव्यूज़ का कहा था, वो सर हिलाकर इजाज़त दे चुका था। वो लोग काफ़ी देर से वेट कर रहे थे और अब मज़ीद इंतज़ार कराना ठीक नहीं था। जारी है। आपको ये स्टोरी कैसी लग रही है? उम्मीद है पसंद आई होगी। तो पढ़कर अपनी राय का इज़हार लाज़मी कीजिएगा।